बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले सॉलिड स्टेट का, वो है डेंसिटी सिस्टम। डेंसिटी सिस्टम में हम लोगों को कैसे डेंसिटी को निकालना है, अगर एक जनरल है वो तो नॉर्मल फॉर्मूला से कर लेते हैं, लेकिन अगर मान लो मास हमारा कुछ गिवन है और एटॉमिक मास या मोलर मास के बारे में नहीं पता, फिर हमें कितने एटम्स उसमें इन्वॉल्व है वो पता लगाना है, तो उसके बारे में भी एक शॉर्ट टिप्स सीखेंगे। तो सबसे पहले डेंसिटी का देखते हैं। डेंसिटी के लिए हमारा क्या बेटा, अगर हम डेंसिटी ऑफ सेल की बात करते हैं तो बच्चे ये हमारा मास ऑफ सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेल हो जाएगा। और मास ऑफ सेल की बात करते हो तो मास यानी कि सेल के अंदर जितने एटम हैं वो एटम को अगर एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा सेल का मास आ जाएगा। तो एटम के अंदर मान लो कि सेल के अंदर जेड एटम है और एटॉमिक मास उसका m है और वॉल्यूम ऑफ सेल a क्यूब कर देंगे, ये हमारा एटॉमिक मास है। लेकिन अगर मान लो डेंसिटी ग्राउंड सिस्टम में है तो हमें मास भी ग्राउंड सिस्टम में लेना पड़ता है उस टाइम पर। तो हमें क्या करना होगा, Z इंटू m, इसको बेटा हम लोग मोलर मास कर देंगे अपॉन a क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, क्योंकि ये ग्राम में हो जाएगा तो मोलर मास में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर अगर ग्राम में क्वेश्चन में दिया हुआ तब भी तुम्हें एवोगाड्रो नंबर का यूज करना। ये हमारा डेंसिटी ऑफ ए सेल का फंडा हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि फॉर अ गिवन मास नंबर ऑफ एटम्स, अगर गिवन मास के लिए नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, ठीक है, इन द सिस्टम, तब बच्चे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ ए सेल इज इक्वल टू Z इंटू गिवन मास अपॉन a क्यूब इंटू नंबर ऑफ एटम्स। और यही वो नंबर ऑफ एटम है जिसके बारे में यहां पर डायरेक्टली अप्लाई करने की बात होती है कि अगर हमने गिवन मास ले लिया तो सीधा नंबर ऑफ एटम्स यहां पर अप्लाई हो जाएगा, चेंज कुछ नहीं करना है, एवोगाड्रो नंबर का सिर्फ एप्लीकेशन नहीं होगा। तो ये डेंसिटी के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई हमारे सॉलिड स्टेट के सिस्टम से। अब बच्चों उसके बाद हम लोग सॉलिड स्टेट में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं आज, वो है डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स को बहुत ही शॉर्टर व्यू पर हम समझते हैं और उसको देखते हैं तो बड़ा सिंपल सा आ जाएगा कि डिफेक्ट्स के अंदर हमारे पास बच्चा दो बातें हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट के बारे में एक एक लाइन समझ लो कि पॉइंट डिफेक्ट का मतलब कि किसी एक ही लोकेशन की एटम या आयन मिसप्लेस्ड है या मिसिंग है या फिर एक्स्ट्रा किसी एक लोकेशन पर आई हुई है, वो पॉइंट डिफेक्ट के अंदर आएगा। और लाइन डिफेक्ट के अंदर क्या होगा बेटा, इंटायर रो या कॉलम के अंदर एटम मिसिंग है या एक्स्ट्रा आया हो या मिसप्लेस्ड हो रखा। तो ये पॉइंट और लाइन डिफेक्ट का बेसिक से सिस्टम हो गई। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर हम आगे बढ़ते हैं तो बेटा पॉइंट डिफेक्ट के अंदर होता है पहला तो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर बच्चे दो सिस्टम बन जाते हैं, नॉन आयनिक के लिए अलग, आयोनिक के लिए अलग। नॉन आयनिक के अंदर जब हम बात करते हैं तो दो सिचुएशन क्रिएट होती है वहां पर। एक सिचुएशन होती है जब एटम अपनी लोकेशन से मिसिंग है और एक सिचुएशन क्रिएट होती है जब एक्स्ट्रा एटम जो है वो इंटरस्टिशियल साइट पर प्रेजेंट हो रही है। तो जब एटम अपनी लोकेशन से मिसिंग होगा तो वैकेंसी डिफेक्ट बनेगी, और वैकेंसी डिफेक्ट जब भी बनेगी बच्चे तो वहां पर क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इंटायर सिस्टम के अंदर एटम मिसिंग है, मास गया, बट वॉल्यूम इंटायर सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम पे रह जाएगा, सेम जो पहले था और बाद में है, तो इसलिए डेंसिटी जो वो घट जाएगी। अब इसके अंदर एक बात समझना है कि बच्चे जब मिसिंग ऑफ सिस्टम की बात होती है और स्टोइशियोमेट्रिक वाली सिस्टम है, दैट मीन्स कि जो एटम्स के थ्रू वो इंटायर सिस्टम जनरेटेड है उसके अंदर एटम्स की मिसिंग भी उसी रेशियो में होगी जिस रेशियो में वो कंपाइल्ड थी। जैसे मान लो AB2 है एक सिस्टम जिससे जनरेट हो रहा, तो मिसिंग भी होगा तो एक A और दो B होगा, तभी स्टोइशियोमेट्रिक सिस्टम के अंदर वो आएगा। नेक्स्ट जो आती है बच्चे वो आती है कि अगर एक्स्ट्रा एटम इंपोज हो गए सिस्टम के अंदर, क्रिस्टल के अंदर, तो एक्स्ट्रा एटम इंपोज कहां होंगे, जो एटम्स बनेंगे, जैसे कि लोकेशन ऑफ एटम्स जैसे इस तरह से बनती है सपोज दैट,
तो ये खाली जो जगह बचता है इसी जगह को इंटरस्टिशियल साइट बोल रहे हैं, और इसी साइट पर एक्स्ट्रा एटम इंपोज अंदर आ जाएगी, घुसेगी। तो इसमें भी क्या है बच्चे कि जब एक्स्ट्रा एटम की बात आ रही है तो वही क्रिस्टल अगर AB2 है तो एक्स्ट्रा एटम आएगी, तो एक A और 2 B के रेशियो में एक्स्ट्रा एटम इस इंटरस्टिशियल स्पेस पर आकर ऑक्यूपाई करेंगे, तभी वो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा। अब स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर जो दूसरा केस है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, उसमें क्या हो रहा है बेटा, एक्स्ट्रा एटम आ रही है तो मास बढ़ेगा बट वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम सेम है, तो डेंसिटी भी बड़ी हो जाएगी। तो ये नॉन आयोनिक का केस। आयोनिक की केस की बात करते हैं तो आयोनिक के केस में बच्चे फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट आती है, स्टोइचियोमेट्रिक के अंदर ही है। फ्रैंकल और शॉर्टकी में क्या होता है बेटा, केटायन एनायन के बेसिस पर काम होता है, और जो हमने सीखा था अभी इंटरस्टिशियल और वैकेंसी, उसमें केटायन एनायन नहीं होता। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता, डिसलोकेशन है, एटम अपनी स्पेस को छोड़ के, बेसिकली आयन अपनी स्पेस को छोड़ के किसी दूसरे इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा, लेकिन उसी सिस्टम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह आ गया। तो इसमें बेटा मास भी चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ, डेंसिटी यानी कि सेम रहेगी। बट यहां पर स्टोइचियोमेट्री कैसे रही फिर, क्योंकि कुछ तो गायब हुआ ही नहीं, ना ही कुछ एक्स्ट्रा आया, तो स्टोइचियोमेट्री तो ज्यों की त्यों रह गई, सारी जितनी थी उतनी ही है, बस लोकेशन किसी की चेंज हुई है। अब बात आती है चेंज किसकी होगी लोकेशन, तो बेटा जो छोटा साइज का होगा उसकी लोकेशन चेंज होगी। यूजुअली केटायन छोटे साइज का होता है, वो स्लिप कर जाता है, दूसरी जगह पे चला जाता है। तो यहाँ पे ये फ्रैंकल डिफेक्ट है। अब फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एक आयन जो है छोटा आयन वो डिसलोकेट होकर दूसरी जगह चला गया। उसके बाद फ्रैंकल डिफेक्ट को अगर ब्रेक कर दो तो बेटा अगर जहां से एटम डिसलोकेट हुआ उस पोजीशन को देखो, सिर्फ उसको, बाकी इंटायर को छोड़ो, तो दिखेगा कि वहां वैकेंसी क्रिएटेड है। और दूसरी जगह जहां एटम पहुंच गया, आयन पहुंच गया, उस पोजीशन को देखो तो लगेगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। इसलिए इसे इंटरस्टिशियल प्लस वैकेंसी दोनों डिफेक्ट के अंदर माना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या हो रहा कि बच्चे जो केटायन और एनायन होंगे वो सेम रेशियो, जिस रेशियो में कंपाइल्ड है उसी रेशियो में मिसिंग हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहां पर डेंसिटी कम होगी क्योंकि मास जाएगा। अब नेक्स्ट जो इसके बाद बात आती है बच्चे, वो क्या आती है कि दोनों में कि सर किसके अंदर फ्रैंकल होगा, किसके अंदर हमारा शॉर्टकी होगा। सिंपल ध्यान रखना, फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर केटायन और एनायन के साइज का डिफरेंस बड़ा होता है, और शॉर्टकी के अंदर केटायन और एनायन के साइज का डिफरेंस ऑलमोस्ट इक्वल, सिमिलर होगा तो होगा। एकदम इक्वल हो फिर तो बहुत बढ़िया, शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर आएगा। और AgBr एक ऐसा केस है जो दोनों के अंदर आता, बट एट डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स। डिफरेंट टेम्परेचर जोन पे क्या होता है बेटा, लोअर टेम्परेचर पे AgBr जो है वो कोवेलेंट एक्ट करता है और हायर पे आयोनिक एक्ट करता है। ठीक है, तो ये कोवेलेंट आयोनिक के बीच के सिस्टम में आ जाती है चीज। तो ये क्या होता कि हमारा तो डिसलोकेशन डिफेक्ट यानी कि फ्रैंकल, और शॉर्टकी डिफेक्ट यानी कि जो मिसिंग वाली सिस्टम है उसमें भी अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद बच्चे हमारा पॉइंट डिफेक्ट के अंदर क्या आता है, वो आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर जो बेटा सिस्टम हमारा क्रिस्टल सिस्टम है, उस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी। तो एक्स्ट्रा चीज आएगी तो हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या है कि जो भी चीज इंपोज होके आएगी वो किसी की लोकेशन पर आएगी। मतलब इनिशियली कोई चीज गायब हो जाएगा, उसकी लोकेशन पर दूसरा आ जाएगा। और इसके अंदर बेसिक क्या ध्यान रखना है कि जो पहले जो न्यूट्रलिटी थी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और इम्प्योरिटी आने के बाद जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन होनी चाहिए। मतलब रेशियो से कोई लेना देना नहीं है, रेशियो सेम हो भी सकती है, मिस भी हो सकती है। ठीक है, रेशियो से कोई लेना देना नहीं है, वो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट का पार्ट नहीं है इसीलिए, और ना ही नॉन स्टोइचियोमेट्रिक का पार्ट बनेगा, क्योंकि इसमें रेशियो का कुछ मतलब नहीं है। रेशियो सेम हो गई ओके, नहीं रही ओके। तो क्या हो रहा कि सपोज करो कि कोई क्रिस्टल है जिसमें केटायन एनायन का क्रिस्टल बना हुआ। अब केटायन पर चार्ज 1+ है, और आने वाला जो केटायन है, जो एक केटायन को हटा के अब उसकी जगह लोकेट होगा, उसका चार्ज भी 1+ है। तो एक केटायन हटेगा, ये एक केटायन आएगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। ठीक है,
लेकिन अगर मान लो कि इस केटायन का 1+ चार्ज है जो इनिशियली है और आने वाले केटायन पर 3+ चार्ज है, तो दैट मीन्स कि ये एक केटायन इसकी लोकेशन पर जाएगा तो 2 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ले आएगा, तो उसके इन्फ्लुएंस में 2 और 1+ वाले केटायन जो ओरिजिनली प्रेजेंट थे वो मिस हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि वैकेंसी भी क्रिएट हो गई। तो अब बात आती है कि इंप्योरिटी डिफेक्ट के अंदर कितनी वैकेंसी क्रिएट होगी। तो सिंपल सा ध्यान रखना है फंडा, बेटा वैकेंसी विल बी इक्वल टू चार्ज डिफरेंस ऑफ केटायंस। ये चार्ज डिफरेंस का मतलब क्या हुआ बेटा, कमिंग केटायन एंड द ओरिजिनल केटायन के बीच में जो चार्ज डिफरेंस होगा वो वैकेंसी क्रिएट होगा। और एक बात यहां पर और ध्यान रखना कि आने वाला केटायन पर ही हायर चार्ज होगा तभी वैकेंसी क्रिएट होगा। अगर आने वाले केटायन पर लोअर चार्ज है तो वैकेंसी क्रिएट नहीं होगा और इंप्योरिटी डिफेक्ट के अंदर फ्रैक्शनल सिस्टम से होगा। तो ये फ्रैक्शनल सिस्टम हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो सिंपल ध्यान रखना कि आने वाला केटायन एक्स्ट्रा चार्ज रख रहा ओरिजिनल केटायन से, उन दोनों के चार्ज का डिफरेंस जो होगा बेटा वो वैकेंसी होगा, ठीक है, पर यूनिट सिस्टम। अब उसमें कितने यूनिट है मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वैकेंसी मिल जाएगी। उसके बाद जो तीसरा सिस्टम है बच्चे वो है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर तुम लोगों को वर्ड से पता चल चुका होगा कि जो ओरिजिनल रेशियो था डिफेक्ट के बाद उस रेशियो से डिफरेंस आएगा, यानी कि रेशियो चेंज हो जाएगी। और इसके अंदर बेटा 2 तरह की बात आती है, एक आ जाती है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट उस टाइम पर एप्लीकेबल होगी जिस टाइम पर बेटा या तो एनायन अपनी लोकेशन से मिस हो गए, यानी एनायनिक साइड पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, एक्स्ट्रा कोई केटायन या एनायन और नहीं आया, या फिर एक्स्ट्रा एनायन इंटरस्टिशियल साइड पे इनपुट हो गए और कुछ और ओरिजिनली और कोई डिफरेंस नहीं आया, यानी कि रेशियो वाइज केटायन का रेशियो ज्यादा हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इसमें एक स्पेशल केस होती है कि जब मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगी तो जिस जगह पर एनायन मिसिंग होगा उस जगह पर अगर इफ सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाए, चारों तरफ केटायन से सराउंडेड होकर के सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा, यूजुअली ऐसा हो भी जाता है, तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जब भी एनर्जी मिलेगी बेटा वो एक्साइट होगा और एनर्जी रेडिएट करने लगेगा, जो रेडिएशन विजिबल बैंड में आएगी, तो उससे हमें कलर ऑब्जर्व होने लगेगी। तो उस लोकेशन को जिस जगह पर ये वर्क हो रहा, सिंगल इलेक्ट्रॉन केटायन से ट्रैप हो गया, एनर्जी मिली तो एक्साइट हुआ और एक्साइट होने के बाद हमारे को विजिबल बैंड में रेडिएशन दी और कलर दिखा, तो उस पॉइंट को बोलते हैं एफ सेंटर फारवे जेंटर फुल नेम। और इसी वजह से कई सारे आयोनिक क्रिस्टल के अंदर कलर दिखता है जब ये डिफेक्ट आ जाता तब, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, वो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के अंदर क्या हो रहा, जैसे अभी यहां सोचा था तो क्या था हमारा एक्सेस के अंदर केटायन एक्स्ट्रा आया था इंटरस्टिशियल में या फिर एनायन मिसिंग था, जस्ट ऑपोजिट, केटायन जो है वो मिसिंग होगा या फिर एनायन इंटरस्टिशियल में एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये हो जाता मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, क्योंकि रेशियो में केटायन का रेशियो कम हो जाएगा। अब इसको लाने के लिए क्या कर सकते हैं बेटा कि कोई भी चीज के अंदर जो हमारा सिस्टम होगा उसको एक्सेस ऑफ जो एनायन है उसके साथ हीट कर लेंगे, तो ऐसा क्रिएशन आ जाएगा। जैसे ZNO को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, और इसके अंदर एक न्यूमेरिकल सिस्टम क्रिएट होती है। अब उसको हम देखते हैं। सपोज करो बच्चा कि इसके अंदर क्या हो रहा कि Fe है 0.93 हो गया और O 1.00 है। अब इस न्यूमेरिकल सिस्टम के अंदर किस तरह से बात होती है कि इसके अंदर बच्चा 2+ और 3+ वाला है और इसके अंदर -2 हमारा ऑक्सीजन का होगा, तो ये मिक्सिंग होने की वजह से ही न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है और ये कम हो जाता है रेशियो वाइज, यानी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के अंदर आता है। अब इसको निकालने का तरीका क्या है बेटा, सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कि तुम देखते हो कि लेट कर लो कि +2 वाला जो है X है, तो +3 वाला जो है हमारा 0.93
माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब तुम लोगों को क्या करना है कि दिस और दिस और दिस, इसके चार्ज को न्यूट्रल कराना है, यानी कि x इंटू 2 प्लस 0.93 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस वाला और प्लस -2 इंटू 1 ऑक्सीजन वाला, दैट विल बी 0। और यहां से कैलकुलेशन निकालो x की वैल्यू, उसी तरह से 0.93 माइनस एक्स की वैल्यू, दोनों वैल्यू मिल गई। अब दोनों वैल्यू का रेशियो निकालना है, परसेंटेज निकालना है या फिर फ्रैक्शन निकालना है, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर देना। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग जो आज सीखा है, ये सिस्टम पर बहुत इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है।